हेलो स्टूडेंट्स, मैं अदिति चौधरी स्वागत करती हूँ आपका प्रतिस्पर्धा क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो जैसे कि स्टूडेंट्स हम अपनी लास्ट क्लास में कवर कर चुके हैं हमारा चैप्टर ईंधन। आज हम करने वाले हैं इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो हमने अपने चैप्टर में पढ़े थे, ईंधन पढ़ा था, फिर हमने उसके बाद पढ़ा था दैनिक जीवन में रसायन के बारे में, और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस। आज जो भी जितने भी आपके टॉपिक्स हमने लास्ट क्लास में कवर किए हैं, सारे क्वेश्चंस आज हम इस क्लास में कवर करने वाले हैं उससे रिलेटेड। तो देखिए क्वेश्चंस बड़े इंपॉर्टेंट हैं, आपको पता लग जाएगा जब आप इसको करोगे। तो बिना देर किए हुए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास। तो जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है कि वह औषधि कौन सी है जो दुश्चिंता को कम करती है और शांति प्रदान करती है। यानी कि जब हम बहुत ज्यादा टेंशन में होते हैं, हमारे माइंड में हाइपर टेंशन हो जाती है, तब हम कौन सी वाली औषधि लेते हैं रिलैक्स्ड होने के लिए, या हमारे माइंड की जो टेंशन है उसको कम करने के लिए, स्ट्रेस को कम करने के लिए कौन सी जो औषधि है वो शांति प्रदान करती है, ये पूछा गया। तो देखिए प्रशांतक है, मूत्रल है, पीड़ाहरक है, या फिर एंटी हिस्टामिन है, कौन सी औषधि है। तो जब भी हम स्ट्रेस में होते हैं, ठीक है, या चिंता में होते हैं, तो उसको कम करने के लिए जो औषधि ली जाती है वो ली जाती है प्रशांतक। तो ऑप्शन ए हो जाएगा आपका इसका राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, औषधि की वह शाखा जिसमें संश्लिष्ट रासायनिक यौगिकों को शामिल किया जाता है वह कौन सी है। यानी कि औषधि की वह शाखा बतानी है। यहाँ पे सारी शाखाएं लिखी हुई है, यूनानी, आयुर्वेद, एलोपैथी, होम्योपैथी, ये सारी आपकी क्या है औषधि की शाखा है ना। जैसे एक तो हमारी जो मेडिसिन आती हैं वो हॉस्पिटल से या मेडिकल वगैरह से लेते हैं, एक आपकी होम्योपैथी वाली मेडिसिन आती हैं जिनको आप नेचुरल बोलते हो, कुछ मेडिसिन आपकी एलोपैथी में आती हैं, कुछ आपकी क्या आती हैं यूनानी आती हैं, है ना। ऐसे टाइप की अलग अलग मेडिसिन होती है, तो उनकी क्या होती है अलग अलग शाखाएं होती हैं। अब औषधि की वह शाखा जिसमें संश्लिष्ट रासायनिक यौगिकों को शामिल किया जाता है वो कौन सी होती है, तो वो आपकी होती है एलोपैथी। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला है, औषधियों के स्वापक एनेस्थीसिया के रूप में यौगिकों के किस युग्ल का प्रयोग किया जाता है। आपको 4 युग्ल दिए हुए हैं, देखते हैं। नाइट्रस ऑक्साइड और क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ईथर, ईथर और अमोनिया। और पूछा क्या है, किसके लिए पूछा है, स्वापक यानी कि एनेस्थीसिया के लिए पूछा है आपको। एनेस्थीसिया के लिए पूछा है, तो देखो एनेस्थीसिया के लिए आपका आएगा नाइट्रस ऑक्साइड और क्लोरोफॉर्म। ठीक है जी, चलिए ऑप्शन ए आपका हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 4। गोबर गैस का प्रमुख घटक क्या है। गोबर गैस आपसे पूछा जाए या फिर आपसे पूछा जाए बायोगैस के लिए, है ना, दोनों में से कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। जब आपसे इसके मुख्य घटक के बारे में पूछा जाए तो आपको एक चीज जो कॉमन है वो याद रखनी है कि इनकी जब मुख्य घटक की बात आएगी तो आपका जो आंसर होगा ना वो होगा मीथेन। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर, मीथेन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। निम्नलिखित में से अश्रु गैस का घटक कौन सा है। अश्रु गैस मतलब कि इंसान को रोना नहीं आ रहा और फिर भी क्या हो रहे हैं, आंसू आ रहे हैं। अब आंसू तभी आएंगे जब आपकी आंखें तकलीफ में होंगी, यानी कि आंखों को कोई ऐसी चीज लगेगी जो चुभेगी और जलन पैदा करेगी, तभी तो रोओगे। तो अश्रु गैस उसे कहते हैं कि बिना दुखी हुए भी आंखों से आंसू आ रहे हैं, तो उसको हम क्या कहेंगे कि अश्रु आ रहे हैं। तो वो किस वजह से, कौन सी गैस की वजह से अश्रु आ सकते हैं, उसे हम अश्रु गैस कहते हैं। तो एथेन है वो, एथेनॉल है, ईथर है, या फिर क्लोरोपिक्रीन है। तो देखो ये इसमें जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा क्लोरोपिक्रीन। क्या होगा, क्लोरोपिक्रीन। अब क्लोरोपिक्रीन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है CCl3NO2। क्या होता है, CCl3NO2, ये आपका फॉर्मूला होता है क्लोरोपिक्रीन का। ठीक है, चले आगे देखते हैं इसके बाद। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 6। वायु का मुख्य घटक है। अब आपको पता है कि जो वायु होती है उसमें बहुत सारी गैसेस मिक्स होती हैं, है ना, काफी सारी गैसेस होती हैं। कार्बन डाइऑक्साइड होती है, ऑक्सीजन होती है, नाइट्रोजन होती है, काफी सारी गैसेस जो हैं उनका मिक्सचर है वायु, एयर या फिर हवा। तो
तो इसमें से मुख्य घटक आपसे पूछा है कि मुख्य घटक कौन सा है, कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है या फिर हाइड्रोजन है। मुख्य घटक का मतलब है कि जिसकी परसेंटेज ज्यादा है, जो ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। अब ज्यादा मात्रा में जो आपका होता है वो होता है नाइट्रोजन। ठीक है, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व उत्कृष्ट गैस का उदाहरण है? अब उत्कृष्ट गैस का उदाहरण है तो उत्कृष्ट गैसें आपको पता भी होनी चाहिए कौन सी होती है। हीलियम, नियॉन, ऑर्गन, क्रिप्टन, जीनॉन और रेडॉन, एक आपका होता है ऑग्नासिन। तो इसमें से ऑप्शन देख लो, नाइट्रोजन ये नहीं है, हाइड्रोजन भी नहीं है, क्लोरीन भी नहीं है, क्या है? हीलियम। ऑप्शन डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गेहूं की फसल कटाई किसका उदाहरण है? गेहूं की जो फसल है उसकी कटाई होती है तो वो निम्न में से किसका उदाहरण है? आपका निष्कर्षण का उदाहरण है, गुरुत्व पृथक्करण का उदाहरण है, क्रोमेटोग्राफी पृथक्करण है या फिर भिन्नात्मक आसवन है? कौन सी विधि है या कौन सी विधि के अंडर में आती है आपकी गेहूं की फसल की कटाई? तो ये आपकी आती है गुरुत्व पृथक्करण में। किस में आती है? गुरुत्व पृथक्करण में। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। वातावरण में मौजूद सल्फर के ऑक्साइड बारिश से घुल जाते हैं और क्या करते हैं? वातावरण में मौजूद सल्फर के ऑक्साइड बारिश में घुल जाते हैं और फिर क्या करते हैं? झीलों में यूट्रोफिकेशन का काम करते हैं, मृदा में पीएच का निम्न स्तरीकरण करते हैं, औद्योगिक धूम निर्माण करते हैं या फिर फॉसिल ईंधनों संग्रह का क्षरण करते हैं। तो जो आपके सल्फर के ऑक्साइड होते हैं जो बारिश में घुल जाते हैं वो क्या करते हैं? मृदा का पीएच का निम्न स्तरीकरण करते हैं। ठीक है, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। ग्रीन हाउस इफेक्ट का क्या अभिप्राय है? ग्रीन हाउस आपके एनवायरमेंटल केमिस्ट्री से रिलेटेड बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ग्रीन हाउस क्या होता है, कौन कौन सी गैसें ग्रीन हाउस के अंडर में आती हैं, क्या चीजें हैं, सारी काफी आपको इसमें भी, आपकी जो आज की क्लास है इसमें भी ग्रीन हाउस से रिलेटेड काफी क्वेश्चंस मिल जाएंगे। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट से क्या अभिप्राय है? इसमें देखिए, ऊष्मा के संरक्षण के लिए फसलों की ग्रीन हाउस में खेती, कार्बन डाइऑक्साइड गैसों के कारण सौर ऊर्जा का संग्रह, पृथ्वी की ऊपरी सतह पर सौर ऊर्जा का संग्रह या फिर वातावरणीय प्रदूषण के कारण ताप में वृद्धि। तो इसमें आपका जो ऑप्शन राइट है वो है ऑप्शन नंबर बी, कार्बन डाइऑक्साइड गैसों के कारण सौर ऊर्जा का संग्रह। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा आपका सही उत्तर। चलिए आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? अब देखो दूसरा जरूरी क्वेश्चन, एक तो आपने देख लिया कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है, जो अभी हमने लास्ट वाला क्वेश्चन किया है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस के थ्रू सौर ऊर्जा का क्या करना है? संग्रहण करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ग्रीन हाउस गैसों के बारे में बताना और वो गैस बतानी है कि जो नहीं है। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड है आपकी CO2 वो भी किसके अंडर में आती है? ग्रीन हाउस गैसों में। जो आपकी नाइट्रिक ऑक्साइड है वो भी ग्रीन हाउस गैसों में आती है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन भी किस में आती है? ग्रीन हाउस गैसेज में, जिसको आप CFC से भी लिखते हो। लेकिन जो आपका हाइड्रोजन है वो आपकी ग्रीन हाउस गैस नहीं है। तो ऑप्शन ए आपका हो जाएगा राइट आंसर। इनको सबको इरेज कर देते हैं, कंफ्यूज मत हो ना। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर? हाइड्रोजन। ठीक है, चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी वातावरणीय गैसें ग्रीन हाउस गैसें होती हैं? कौन सी वातावरण वाली गैसें ग्रीन हाउस गैसें होती हैं? कार्बन डाइऑक्साइड क्या ग्रीन हाउस गैसों में आता है? अभी हमने देखा आता है ये। नाइट्रोजन गेहूं की फसल की कटाई गुरुत्व पृथक्करण का एक उदाहरण है। इस विधि में अलग अलग घनत्व के घटकों को उनके मिश्रण से पृथक किया जाता है। इससे हमें क्या लेना है ना? नाइट्रस ऑक्साइड ये भी आती है, जल वाष्प नीचे, अच्छा ये आपका यहां तक का तो है ऑप्शन। उसके बाद आपका लिखा हुआ है नीचे कि जो आपके नीचे दिए हुए कोड हैं आपको क्या करना है? उनका यूज करके बताना है कि इसमें से कौन सा सही उत्तर आएगा। तो 1, 3 और 4, 1, 4 यहाँ पे लिखा हुआ है 1 और 3 आपका, और यहाँ पे लिखा हुआ है 1, 2, 3 और 4, सारे के सारे मतलब टोटल फोर्थ ऑप्शन में। तो देखिए फर्स्ट वाला तो आपका आएगा ही कार्बन डाइऑक्साइड का, फिर आपका नाइट्रस ऑक्साइड है और उसके बाद है जल वाष्प,
तो आपका आ जाएगा 134, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही उत्तर। ठीक है, चलें आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 है ओजोन परत का अवक्षय मुख्यतः किस कारण से होता है। ओजोन परत यानी कि जो आपकी ओजोन होती है किससे शो करते हैं उसको, O3 से, है ना। O3 का जो अवक्षय है वो किस कारण से होता है, ज्वालामुखी उन्मेदन के कारण से होता है, या फिर ईंधन के विमानन से होता है, या फिर रेडियोधर्मी किरणों से होता है, या फिर क्लोरोफ्लोरोकार्बन की वजह से होता है। तो देखो ओजोन का जो अवक्षय है या ओजोन परत का जो क्षय होना है उसका जो मुख्य कारण है वो है आपका CFC यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो ऑप्शन डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 14, वायुमंडल में कौन सी गैस पराबैंगनी किरणों का अवशोषण कर लेती है। ये तो हमने काफी बार पढ़ा है कि जो सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणें हैं उससे हमें कौन बचाता है या हमारी रक्षा उससे कौन करता है, वो करती है हमारी ओजोन। ठीक है, ओजोन परत होती है ना, तो जो पराबैंगनी किरणें आती हैं ओजोन परत क्या करती है उसको वहीं पे ही रोक लेती है हानिकारक किरणों को, ताकि वो पृथ्वी पे जो लोग रह रहे हैं, जो मनुष्य हैं, जो जानवर हैं, जो वनस्पति है उसको हानि ना पहुंचा सके। बहुत ज्यादा शक्तिशाली किरणें होती है UV वाली। ठीक है, तो इसलिए इसका आंसर क्या आ जाएगा आपका, ओजोन आ जाएगा। ओजोन को लिखते कैसे हैं, O3 से लिखते हैं। ठीक है, जो आपकी ऑक्सीजन होती है वो होती है O2 और ओजोन होती है आपकी O3। चले आगे नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, निम्न में से कौन पौधा घर प्रभाव पर ज्यादा असर डालता है। पौधा घर प्रभाव से मतलब है आपका ग्रीन हाउस इफेक्ट। पौधा घर प्रभाव भी बोलते हैं इसको। इस पर ज्यादा असर कौन डालता है, कौन सी गैस डालती है, तो आपकी ओजोन डालती है, या फिर कार्बन मोनोऑक्साइड है, या फिर कार्बन डाइऑक्साइड है, या फिर आपकी आती है जल वाष्प। तो देखो इसमें जो आपका मेन पार्ट है वो है जल वाष्प का। ठीक है, ना तो इतना कार्बन डाइऑक्साइड का है, ना कार्बन मोनोऑक्साइड का है, ना ओजोन का है, ज्यादातर किसका है, जल वाष्प का। तो ऑप्शन डी आपका हो जाएगा इसमें राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन सा ईंधन न्यूनतम पर्यावरण प्रदूषण फैलाता है। न्यूनतम पर्यावरण प्रदूषण के लिए है वो ईंधन के बारे में बताना है आपको। ईंधन ऐसा कौन सा है जो न्यूनतम पर्यावरण प्रदूषण फैलाता है। देखिए जब हमने ईंधन पढ़े थे तब मैंने आपको बताया था कि जो हाइड्रोजन है उसको भविष्य का ईंधन भी कहा जाता है और ये सबसे कम प्रदूषण फैलाता है, यानी कि जो बाकी हमारे ईंधन है वो प्रदूषण फैलाते हैं, पर जो हाइड्रोजन का अगर कंपैरिजन करें तो वो सबसे नीचे आता है उसमें। तो इसके लिए ऑप्शन ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। 17 क्वेश्चन है, पाश्चुरीकरण एक प्रक्रिया है जिसमें दूध को गर्म किया जाता है 60 डिग्री सेल्सियस पर 10 मिनट तक, या फिर 63 डिग्री सेल्सियस पर 20 मिनट तक, या फिर 63 डिग्री सेल्सियस पर 30 मिनट तक, या फिर 72 डिग्री सेल्सियस पर 10 मिनट तक। तो पाश्चुरीकरण की प्रक्रिया में दूध को जो गर्म किया जाता है वो 63 डिग्री सेल्सियस पर 30 मिनट के लिए गर्म किया जाता है। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18, दहन एक कैसी प्रक्रिया है, किस तरह की प्रक्रिया है दहन। एक जैविक प्रक्रिया है, या फिर एक भौतिक प्रक्रिया है, या रासायनिक प्रक्रिया है, या फिर भौतिक और रासायनिक प्रक्रिया दोनों ही है। दहन जो है वो किस तरह की प्रक्रिया है, तो देखिए दहन जो है वो एक रासायनिक प्रक्रिया है, रासायनिक प्रक्रिया के अंडर में आता है ये। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका सही उत्तर। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन सी गैस सबसे अधिक विषाक्त है। विषाक्त मतलब सबसे अधिक जहरीली है, सबसे अधिक नुकसान पहुंचाने वाली है। कौन सी गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड है, या फिर कार्बन मोनोऑक्साइड है, या फिर क्लोरीन है। देखो चारों की तुलना करें ना हम तो कार्बन जो मोनोऑक्साइड है वो सबसे अधिक विषाक्त गैस है, सबसे अधिक जहरीली गैस है। ठीक है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलें आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 19 हो गया। 20 देखिए, सिगरेट के धुएं का मुख्य प्रदूषक क्या है। सिगरेट के धुएं के लिए बात हो रही है। देखिए कार्बन मोनोऑक्साइड और डाइऑक्सिन है, कार्बन मोनोऑक्साइड या निकोटीन है, कार्बन मोनोऑक्साइड और बेंजीन है, या डाइऑक्सिन और बेंजीन है। तो देखिए इसमें आपकी जो सिगरेट की बात हो रही है तो सिगरेट में निकोटीन एक मेन होता है।
तो इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड और निकोटीन वाला ऑप्शन आपका सही होगा, बी वाला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, शराब पीकर गाड़ी चलाने वाले ड्राइवरों की जांच करने के लिए पुलिस द्वारा प्रयुक्त श्वास विश्लेषक किस रासायनिक आधार पर कार्य करता है? जब मैंने आपको अम्ल और क्षार कराए थे उस टाइम हमने एक चीज पढ़ी थी, रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन कौन सी होती है? जिसमें आपकी अपचयन और ऑक्सीकरण दोनों ही अभिक्रियाएं होती हैं, वो कौन सी होती है? रेडॉक्स अभिक्रियाएं होती हैं। तो इसमें आपकी जो श्वास विश्लेषक के लिए रासायनिक आधार जो होता है वो आपका रेडॉक्स अभिक्रिया का ही होता है, ठीक है। या फिर हम अम्ल क्षार के अकॉर्डिंग भी इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए आगे देखिए, इसमें क्वेश्चन नंबर 22, उत्पादक गैस किसकी मौजूदगी के कारण अत्यधिक जहरीली होती है? उत्पादक गैस किसकी मौजूदगी के कारण अत्यधिक जहरीली होती है? किसकी मौजूदगी के कारण? नाइट्रोजन या फिर कार्बन मोनोऑक्साइड या फिर हाइड्रोजन सल्फाइड या फिर सल्फर डाइऑक्साइड। तो देखो जहां कार्बन मोनोऑक्साइड का नाम आ जाए तो वहां तो सबसे जहरीली यही है, इसकी तुलना तो किसी से की ही नहीं जा सकती, ठीक है। चलें आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। इसके बाद अगला है, जब किसी बंद कमरे में कोयला जलाया जाता है तो कौन सी गैस घुटन और मृत्यु का कारण बनती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मिथेन है आपका, कार्बन मोनोऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड है या फिर मिथेन है, इथेन, मिथेन और ये। तो इसमें से कार्बन मोनोऑक्साइड ही आती है। काफ़ी ज़रूरी क्वेश्चन है, काफ़ी बार आपने पढ़ा भी होगा कि जब सर्दियों में हाथ वगैरह सेकने के लिए हम काम में लेते हैं, ज़्यादातर होता है ना, अंगीठी जलाते हैं या फिर हम चूल्हे के लिए जो आग जलाते हैं, अंगीठी ज़्यादातर यूज़ में आती है। अंगीठी जलाते हैं, उसको कमरे में रख लेते हैं, हाथ वगैरह सेकते हैं, उससे कमरे में भी क्या होती है? गर्मी होती है। तो अगर आप उसको जला के रात भर और रख देते हो और कोई आपके विंडो वगैरह नहीं है, कहीं पे भी मतलब हवा वगैरह आर पार नहीं हो सकती, अगर रूम में बंद कमरा है, तो क्या होता है? उसका जो धुआं होता है वो इतना ज़्यादा हानिकारक होता है कि इंसान उससे मर भी सकता है, उसका दम भी घुट सकता है। तो यहाँ पे वही बात हो रही है, वो कौन सी गैस की वजह से होता है? कार्बन मोनोऑक्साइड गैस की वजह से होता है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा आपका इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शरीर की कैलोरी आवश्यकता गर्मी की अपेक्षा सर्दियों में बढ़ जाती है क्योंकि अधिक कैलोरी आवश्यक है। शरीर में अधिक वसा बनाने के लिए नहीं, गिरते बालों की क्षतिपूर्ति के लिए ऐसा भी नहीं है, शरीर का ताप बनाए रखने के लिए ये ठीक है, अधिक प्रोटीनों को भंग करने के लिए ये भी नहीं है। तो ऑप्शन सी आपका हो जाएगा इसका राइट आंसर। शरीर का जो ताप है उसको बनाए रखने के लिए हमें सर्दियों में अधिक कैलोरी की आवश्यकता पड़ती है। क्वेश्चन नंबर 25 है, खुली सिगड़ियों अथवा कोयले की अंगीठियों को जलाए रखने के लिए प्राय पंखा करने की आवश्यकता क्यों होती है? पंखा करने की आवश्यकता क्यों होती है? कार्बन डाइऑक्साइड की चूरे के धुएं के साथ परत बनाने की प्रवृत्ति के कारण, या फिर सिगड़ियों के आसपास ऑक्सीजन की कमी के कारण, सिगड़ियों पर धुआं और चूरा जम जाने के कारण, या सामग्री से निर्बाध नमी निकलने के कारण। तो ऐसा होता है कार्बन डाइऑक्साइड के चूरे के धुएं के साथ परत बनाने की प्रवृत्ति के कारण। ऑप्शन ए हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक है। चलिए एक सेकेंड, चलिए करते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है हमारे पास 26 नंबर, वायु प्रदूषकों में होते हैं विविक्त और गैसें, केवल द्रव, केवल विविक्त, केवल गैसें। तो देखो वायु प्रदूषक है जब, तो वायु में तो क्या होता है? बहुत सारी चीजें होती हैं, है ना, काफी सारी गैसें भी होती हैं और भी बहुत सारी चीजें होती हैं, धूल मिट्टी के कण भी होते हैं। तो इसमें केवल 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 तो आएगा नहीं, है ना, बात तो क्लियर है ना भाई, केवल ये होता है, केवल ये होता है, या ऐसे तो आएगा नहीं। इसमें बहुत सारे विविक्त चीजें और गैसें दोनों ही होती है। ऑप्शन ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 27, वह जीव कौन सा है जो वायु प्रदूषण को मॉनिटर कर लेता है? उस जीव का नाम बताना है। बैक्टीरिया है, लाइकेन है, शैवाल है या फिर फंजाई है। तो लाइकेन आपका एक ऐसा जीव है जो वायु प्रदूषण को क्या कर लेता है? मॉनिटर कर लेता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 28 नंबर, उत्प्रेरक वह पदार्थ है जो
तो देखिए कोई भी आपकी रासायनिक अभिक्रिया होती है, अगर हम उसमें उत्प्रेरक को मिलाते हैं तो उत्प्रेरक वो पदार्थ होते हैं जो अभिक्रिया में भाग मतलब अभिक्रिया में जो भाग होता है ना वो लेते हैं और अभिक्रिया की दर को बढ़ा देते हैं, अभिक्रिया की वेग को बढ़ा देते हैं, उसकी गति को बढ़ा देते हैं, परंतु खुद उसमें इन्वॉल्व नहीं होते। खुद क्या होते हैं कि जब उनका काम हो जाता है तो वो एज इट इज बाहर निकल जाते हैं। ठीक है, खुद का उनका कुछ इन्वॉल्वमेंट नहीं होता, वो सिर्फ क्या करते हैं, अभिक्रिया की जो रेट ऑफ रिएक्शन है, रेट है जो रिएक्शन का, उसको बढ़ा देते हैं। ठीक है, उसके वेग को बढ़ा देते हैं। तो यहाँ पे अभिक्रिया की दर को बढ़ा देते हैं। ठीक है, अभिक्रिया की दर को घटाता है, ऐसा नहीं होता। अभिक्रिया की दर को प्रभावित नहीं करता, ऐसा भी नहीं है, क्योंकि दर को बढ़ाता है। यहाँ उपयुक्त में से कोई भी नहीं, तो ऐसा नहीं है। ऑप्शन ए जो है इसका वो हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, उत्प्रेरक को इंग्लिश में कहा जाता है कैटलिस्ट। ठीक है, कैटलिस्ट का जो इफेक्ट होता है रेट ऑफ रिएक्शन पे, वो क्या होता है कि रेट ऑफ रिएक्शन जो होती है आपकी वो इंक्रीज हो जाती है कैटलिस्ट को ऐड करने से। चलिए आगे देखते हैं इसमें क्वेश्चन नंबर 29। खाद्य परिरक्षक के रूप में सबसे अधिक प्रयोग होने वाला पदार्थ है। खाद्य परिरक्षक के रूप में यानी कि आपकी खाने वाली जो खाने पीने की चीजें होती हैं उनका परिरक्षण करने के लिए, उनको बचाने के लिए, खराब होने से बचाने के लिए सबसे ज्यादा प्रयोग में लाया जाने वाला पदार्थ कौन सा है? सोडियम कार्बोनेट है या फिर टार्टरिक एसिड है, एसिटिक एसिड है या फिर बेंजोइक एसिड का सोडियम लवण है। तो ऑप्शन डी आपका हो जाएगा सही उत्तर, बेंजोइक एसिड का सोडियम लवण। नेक्स्ट देखिए इसमें 29 हो गया। 30 देखिए, पराध्वनिक जेट प्रदूषण पैदा करता है पतला करके किसको? तो ओ परत सेम ही लिखा हुआ है, इसमें चेंज कर लो आप, एक आप कर लो O2 परत को, एक कर लो O3 परत को। ठीक है, तो O2 परत को या फिर O3 परत को या SO परत को या फिर CO परत को, तो इसमें आपका आएगा O3 यानी कि जो ओजोन की परत होती है उसको पतला करके। ठीक है, चलें आगे। नेक्स्ट देखिए इसमें 31 नंबर, भोपाल में गैस त्रासदी किस गैस के कारण घटी थी? भाई ये तो सबसे जरूरी है, ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार पूछा जाता है। देखिए जो आपका मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश में आपका पड़ता है भोपाल, है ना। मध्य प्रदेश में क्या है? भोपाल। भोपाल में 2 और 3 दिसंबर, ठीक है, ये आपका रात को हुआ था इंसिडेंट, तो 2 दिसंबर की रात की बात कर रहे हैं और वही 3 दिसंबर सुबह वाला टाइम। तो 2 से 3 दिसंबर 1984 में क्या हुआ था कि एक यूनियन कार्बाइड नाम की कंपनी थी, यूनियन कार्बाइड नाम की क्या थी? कंपनी थी, जिसमें से क्या हुआ था? मिथाइल आइसोसाइनेट गैस का रिसाव हुआ था। मिथाइल आइसोसाइनेट का रिसाव होने की वजह से वहां पे लगभग 2500 लोगों की क्या हो गई थी? डेथ हो गई थी। ठीक है, एक बहुत बड़ा हादसा था। काफी लोग, क्या सभी इस हादसे के बारे में जानते हैं, तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। यहाँ पे ये सारी चीजें आप देख लेना एक बार। 2 to 3 दिसंबर की डेट भी पूछी जाती है, या फिर आपसे सन भी पूछ लेते हैं कि कब हुआ था। 1984 में यूनियन कार्बाइड नाम की कंपनी थी वहां पे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। ओजोन में होती है केवल ऑक्सीजन और नाइट्रोजन दोनों, या फिर हाइड्रोजन और कार्बन, या ऑक्सीजन और कार्बन? तो देखो ओजोन जो होती है हमारी, उसका फॉर्मूला होता है O3। तो ओजोन में सिर्फ आपकी क्या होती है? ऑक्सीजन होती है, नाइट्रोजन वगैरह ऐसा कुछ नहीं होता, तो केवल ऑक्सीजन आएगा इसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास 33 नंबर, फ्रियोन का प्रयोग निम्नलिखित में से किस रूप में किया जाता है? फ्रियोन जो होती है आपकी, फ्रियोन वो आपकी आती है प्रशीतक के रूप में यूज आती है। किसके रूप में? प्रशीतक के रूप में यूज आती है फ्रियोन। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट है प्रशीतक फ्रियोन है। क्या है फ्रियोन? अभी हमने पढ़ा कि फ्रियोन क्या है? एक प्रशीतक है। अब देखो, कैल्शियम टेट्राफ्लोराइड है या फिर आपका बाइक्लोरोमीथेन है? बाइक्लोरो नहीं है, ये डाइक्लोरो है ना, 2 क्लोरो, डाइक्लोरो। या फिर आपका फ्लोरस्पार और फ्लेसपार है, या फिर हाइड्रोक्लोसिलिक
हाइड्रोक्लोरिक सिलिसिक एसिड है ना, तो आपका इसमें आ जाएगा आपका डाइक्लोरोमीथेन। डाइक्लोरोमीथेन है जो आपकी फ्रेओन है, वो डाइक्लोरोमीथेन। आगे है कच्छ स्थानों में वनस्पति के अपघटन के कारण उत्पन्न गैसें हैं। जो कच्छ स्थान होते हैं आपके गुजरात में है ना, कच्छ है ना, वहां जो स्थान होते हैं आपके, वहां पे वनस्पति के अपघटन के कारण उत्पन्न गैस कौन सी है? कार्बन मोनोऑक्साइड है, आपकी सल्फर डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड है, या फिर मीथेन है, तो वो है मीथेन। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 36 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस फलों को कृत्रिम रूप से पकाने में प्रयोग की जाती है? एसिटिलीन का यूज होता है। फलों को कृत्रिम रूप से पकाना यानी कि उनके पकने से पहले ही उनको पका दो। नेचुरल तरीके से तो अभी वो पके नहीं है, कच्चे हैं, बट हम उन्हें कृत्रिम तरीके से पकाते हैं। तो उसमें से किस गैस का प्रयोग किया जाता है? एसिटिलीन का, मीथेन का, इथेन का, या फिर आपका एथिलीन का, है ना, इसमें से। तो इसमें से जो आपका यूज किया जाता है, देखो अगला क्वेश्चन भी सेम ऐसा ही है आपका, ये भी वही है, निम्नलिखित में से किसका उपयोग फलों को पकाने के लिए किया जाता है? तो आपका इसमें से ऑप्शन उसमें भी सेम और इसमें भी आपका एथिलीन आएगा, दोनों में। ठीक है, एथिलीन इसका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखो, एस्पिरिन साधारण नाम है, एस्पिरिन का जो साधारण नाम है वो क्या है? सैलिसिलिक एसिड, सैलिसिलेट, मैथिल सैलिसिलेट, एसिटिल सैलिसिलिक एसिड का, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी इसका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आप, 39 नंबर। गैमेक्सेन का रासायनिक नाम क्या है? टोलुइन, क्लोरोबेंजीन, एनिलीन, या फिर बेंजीन हेक्साक्लोराइड। तो ये आपकी आएगी बेंजीन हेक्साक्लोराइड। बेंजीन और जो आपके क्लोराइड हैं, क्लोरीन है, वो कितने हैं? 6, हेक्साक्लोराइड। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट 40 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से जैव शेल कौन सा है? जैव शेल की बात हो रही है तो संगमरमर है आपका, या फिर कोयला है, ग्रेनाइट है, या स्लेट है। तो देखिए जैव शेल की बात हो रही है तो ये आपका आएगा कोयला, ऑप्शन बी आएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41, तापीय विद्युत केंद्र का प्रमुख गैसीय प्रदूषक है। तापीय विद्युत केंद्र का प्रमुख गैसीय प्रदूषक आपका H2S है, या फिर NH3 है, NO2 है, या फिर SO2 है, इनमें से कौन सा है? तो ये आपका आएगा ऑप्शन नंबर डी, SO2। तापीय विद्युत केंद्र का प्रमुख गैसीय प्रदूषक की बात हो रही है तो वहां पे आपका क्या आएगा? SO2 सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में वह कौन सी गैस है जिसे एक्वालंगस में गोताखोरों द्वारा सांस लेने के लिए ऑक्सीजन में मिलाया जाता है? बड़ा क्वेश्चन है। गैस का नाम पूछा है जिसे एक्वालंगस में गोताखोरों द्वारा सांस लेने के लिए ऑक्सीजन में मिलाया जाता है। जब हाइड्रोजन गैस को कमरे के तापमान पर उच्च दाब के क्षेत्र में निम्न दाब के क्षेत्र में प्रसारित किया जाता है तो गैस का, अच्छा ये तो दो क्वेश्चन मिक्स हो गए आपस में, है ना, दो क्वेश्चन मिक्स हो गए। तो देखिए आप फर्स्ट क्वेश्चन जो है उसको देखिए, यहाँ पे दो क्वेश्चन मिक्स हो गए भैया इसमें। ये आपका कौन सी गैस है जिसे एक्वालंगस में गोताखोरों द्वारा सांस लेने के लिए ऑक्सीजन में मिलाया जाता है, यहां तक का आपका जो है ये पहला क्वेश्चन है। तो देखिए जब भी आपके जो गोताखोर हैं वो समुद्र में जाते हैं, उनके पास जो सिलेंडर होते हैं ऑक्सीजन के, उसमें कौन सी गैस मिलाई जाती है? आपकी हीलियम गैस मिलाई जाती है। इतना एक क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है कि जब हाइड्रोजन गैस को कमरे के तापमान पर उच्च दाब के क्षेत्र से निम्न दाब के क्षेत्र में प्रसारित किया जाता है तो गैस में तापमान बढ़ जाता है, ये पूछना था। तो ये आपको दिया ही हुआ है कि तापमान जो है वो बढ़ जाता है। आगे देखेंगे, अभी जो आपका क्वेश्चन है वो इतना ही है। ठीक है, चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 43। धूम्र कोहरा में मौजूद आंख में जलन पैदा करने वाला एक शक्तिशाली द्रव्य है। आंख में जलन पैदा करने वाला शक्तिशाली द्रव्य कौन सा है? नाइट्रिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, प्रॉक्सी एसिटिल नाइट्रेट, या फिर कार्बन डाइऑक्साइड।
किसकी बात कर रहे हैं हम? स्मोक की बात कर रहे हैं। उसमें आंख में जलन पैदा करने वाला जो द्रव्य है वो है आपका नाइट्रिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड या फिर ये है परऑक्सी एसिटल नाइट्रेट। ठीक है, ऑप्शन सी जो होगा वो राइट आंसर होगा इसका। 44 अम्ल वर्षा इसके कारण होती है। किसके कारण होती है अम्ल वर्षा? NO2 और O2 के कारण, या फिर CO2 और CO2 के कारण, SO2 और O2 के कारण, या SO2 और NO2 के कारण। तो ये आपकी होती है SO2 और NO2 के कारण, ऑप्शन डी। जब H हाइड्रोजन जो है हमारा उसको हम लिखेंगे H2 से। ठीक है, H2 गैस को उच्च दाब के क्षेत्र से निम्न दाब के क्षेत्र में प्रसारित किया जाता है। हाइड्रोजन को उच्च दाब से किसमें प्रसारित कर रहे हैं? निम्न दाब के क्षेत्र में प्रसारित कर रहे हैं। तो उस गैस के तापमान पर क्या प्रभाव पड़ता है? तापमान थोड़ा कम हो जाता है, अपरिवर्तित रहता है, बढ़ जाता है, या फिर अचानक कम हो जाता है। तो तापमान क्या होता है? बढ़ जाता है। जब हम गैस का प्रसार उच्च दाब से निम्न दाब में करते हैं तो तापमान क्या होता है? बढ़ जाता है। ठीक है, चलिए अगला देखिए 46 एरोसोल का उदाहरण है। एरोसोल का उदाहरण है आपका धुआं, एरोसोल का। ठीक है, एरोसोल का नाम आपने सुना होगा जब हम कोलाइड पढ़ रहे थे ना, कोलाइडी विलियन के बारे में पढ़ रहे थे, कोलॉइड पढ़ रहे थे हम। ठीक है, उसमें आपने सोल और एरोसोल के बारे में पढ़ा था कोलाइड विलियन में। ठीक है, तो आपका आ जाएगा इसमें धुआं। नेक्स्ट देखिए 47 एथाइन एक उदाहरण है। एथाइन किसका उदाहरण है? त्रिबंध वाले यौगिक का, उपसहसंयोजकता वाले यौगिक का, एकल आबंध वाले यौगिक का, या फिर द्वि आबंध वाले यौगिक का। तो एथाइन जैसे आपको समझ ही आ रहा है कि एथाइन में कितने बंध होते हैं? 3 बंध होते हैं। जो आपका एथेन होता है उसमें आपके सिंगल बंध होते हैं, जो एथीन होता है उसमें डबल बंध होते हैं, और जो आपका एथाइन होता है उसमें होते हैं आपके ट्रिपल बॉन्ड या फिर त्रिबंध बोलते हैं जिसको। ठीक है, ऑप्शन ए आएगा इसमें राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 48 बीकन प्रकाश के रूप में प्रयुक्त निष्क्रिय गैस है। बीकन प्रकाश के लिए जो निष्क्रिय गैस उपयुक्त होती है आपकी वो होती है नियोन, ऑप्शन डी। 49 नंबर है आपका आगे। कृत्रिम वर्षा या मेघ विजन के लिए प्राय प्रयोग किए जाने वाला रासायनिक द्रव्य कौन सा है? सिल्वर आयोडाइड है कृत्रिम वर्षा के लिए यूज किया जाने वाला रासायनिक द्रव्य, सिल्वर आयोडाइड AgI, या फिर आपका सोडियम क्लोराइड NaCl है, या फिर आपकी सूखी बर्फ है ठोस CO2। सूखी बर्फ का जो एग्जाम्पल होता है वो आपका सब्लिमेशन में भी आता है काफी बार। ठीक है, सब्लिमेशन में भी इसको याद रखना। तो इसमें आपके जी सारे आते हैं। ठीक है, कृत्रिम वर्षा में सारे ही आते हैं, तीनों ही आपके आते हैं, तीनों ही सही उत्तर है, तो उपयुक्त सभी आएगा इसमें। नेक्स्ट देखिए 50 नंबर खोई का प्रयोग किसके निर्माण के लिए किया जाता है? खोई का प्रयोग, खोई पहले तो पता होनी चाहिए क्या होती है। देखिए जो खोई होती है आपकी वो होती है कि जैसे आपका गन्ना होता है तो गन्ने में से क्या होता है कि सारा रस निकाल दिया जाता है जब, तो उसको हम खोई बोलते हैं। ठीक है, खोई का जो निर्माण है, प्रयोग है वो किसके निर्माण में किया जाता है? कागज में, प्लास्टिक में, वार्निश में, या फिर पेंट में। तो कागज में निर्माण होता है इसका। ठीक है, चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है आपके पास रेयन के निर्माण के लिए कच्चे माल के रूप में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? सेल्यूलोज का, कोयले का, पेट्रोलियम का, या प्लास्टिक का? तो इसके लिए यूज किया जाता है सेल्यूलोज का। सेल्यूलोज का यूज किया जाता है, ये आपने पॉलीमर में पढ़ा है, पॉलीमर वाला चैप्टर पढ़ा है ना आपने, उसमें आपने पढ़ा है रेयन और सेल्यूलोज के बारे में। नेक्स्ट देखिए कागज बनाया जाता है पौधों के सेल्यूलोज से, पौधों के पुष्पों से, फलों के रस से, या फिर पौधों के प्रोटीन से। तो जो कागज है आपका वो बनाया जाता है पौधों के सेल्यूलोज से, ऑप्शन ए।
आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। लिटमस प्राप्त किया जाता है किससे? एक जीवाणु से, एक कवक से, शैवाल से या फिर लाइकन से। तो लिटमस की बात हो रही है तो ये आपका प्राप्त किया जाता है किससे? लाइकेन से। ऑप्शन नंबर डी। पेयजल में रोगाणुनाशी के रूप में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? पेयजल जो है आपका उसमें रोगाणुओं को मारने के लिए रोगाणुनाशी के रूप में या फिर आपके पीने के पानी को साफ करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? हाइड्रोजन का, ऑक्सीजन का, फ्लोरीन का या फिर क्लोरीन का। तो ये आपका आता है क्लोरीन का यूज इसमें। ऑप्शन नंबर डी क्लोरीन हो जाएगा आपका सही उत्तर। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन 55। बेकेलाइट के विनिर्माण के लिए प्लास्टिक उद्योग में किसका व्यापक प्रयोग किया जाता है? बेकेलाइट आपका पॉलीमर में आता है, ठीक है, एक टाइप का थर्मोसेटिंग पॉलीमर है आपका, उसमें आता है। इसकी मोनोमर यूनिट आपको याद रखनी है क्या होती है, और ये आपका इसमें आएगा फिनॉल, क्योंकि प्लास्टिक उद्योग में किसका व्यापक प्रयोग किया जाता है विनिर्माण के लिए? वो होता है आपका फिनॉल का। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखिए, कहाँ काम करने वाले व्यक्तियों को ब्लैक लंग रोग हो जाता है? ब्लैक लंग नाम का रोग कहाँ काम करने वाले व्यक्तियों को हो जाता है? तो विद्युत लेपन उद्योग में ऐसा नहीं होता, कार्बनिक विलायक उद्योग में भी नहीं होता, ना ही आपके पेंट विनिर्माण में होता है। ये आपका होता है कोयले की खान में काम करने वाले लोगों को ब्लैक लंग नामक का रोग हो जाता है, ठीक है, क्योंकि श्वास के द्वारा क्या होता है, वो अंदर जाता है। कोयला क्या होता है? कार्बन ही होता है ना, वो श्वास के द्वारा अंदर जाता है, तो उस वजह से ये प्रॉब्लम होती है। मोमबत्ती का जलना या दहन है प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया, भौतिक परिवर्तन, ऊष्माशोषी अभिक्रिया या फिर ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। तो मोमबत्ती का जलना आपका एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है हमारे पास 58 नंबर। वनस्पति घी के औद्योगिक उत्पादन में कौन सी विधि काम में लाई जाती है? वनस्पति घी की बात हो रही है। वनस्पति घी के औद्योगिक उत्पादन में कौन सी विधि काम में लाई जाती है? वियोजन, अपचयन, ऑक्सीकरण या फिर आयनन। तो इसमें आपकी विधि होती है अपचयन। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाइप ए प्लस बी से सी प्लस डी बन रहा है कि अभिक्रिया में किसके द्वारा उसे प्रथम क्रम की अभिक्रिया का होना सुनिश्चित किया जा सकता है? ए प्लस बी से बन रहा है सी प्लस डी। अभिक्रिया में किसके द्वारा उसे प्रथम क्रम की अभिक्रिया का होना सुनिश्चित किया जा सकता है? अभिकारक के सांद्रण को बढ़ाकर, उत्प्रेरक शामिल कर तापमान बढ़ाकर या फिर उत्पाद का सांद्रण करके। तो प्रथम क्रम उसको हम तब करेंगे जब वो अपनी अभिकारक की सांद्रता के अकॉर्डिंग बढ़ेगा। तो इसमें जो अभिकारक का सांद्रण है उसको बढ़ाकर हम इसको प्रथम क्रम की अभिक्रिया जो है उसको सुनिश्चित मान सकते हैं कि ये प्रथम क्रम की अभिक्रिया है अगर हम अभिकारक के सांद्रण को बढ़ा देते हैं, ठीक है। चलिए आगे, ऑप्शन ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो आपके क्वेश्चंस खत्म होते हैं। आज की क्लास से रिलेटेड जितने भी आपके क्वेश्चंस थे ईंधन से रिलेटेड या आपके मेडिसिन से रिलेटेड, वो सारे क्वेश्चन आपकी आज की क्लास में कंप्लीट हो गए हैं। आई होप कि आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी, क्वेश्चंस आपके काम आएंगे, आपकी तैयारी भी बेहतरीन चल रही होगी, ठीक है। कुछ ही दिन बचे हैं आपके एग्जाम्स को लेके, तो आप अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखिए, इसको आगे बढ़ाइए, ज़्यादा से ज़्यादा तैयारी करिए। और आई होप कि आज की क्लास बढ़िया लगेगी, आपको अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच।